हे गाइस, आई एम योर फ्रेंड साक्षी एंड वेलकम टू द एजुकेटिंग। हम बिजनेस स्टडीज़ की क्लासेस कर रहे थे गाइस। थोड़ा सा बीच में गैप आया है कुछ दिन का, बट अब हम कंटिन्यू करेंगे क्लासेस को। बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th की सीरीज़ हमारी चल रही है। उसके हम दो चैप्टर, हम एक चैप्टर हमने कर लिया है, सेकंड हम करने वाले हैं आज। उसका एक पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी हम जो कर रहे हैं, पार्ट ए कर रहे थे, प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर 2 पार्ट 2। तो अब अभी तक हमने जो किया था, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को हम देख रहे थे, उनके फीचर्स के बारे में हमने पढ़ा था बेसिकली, राइट। तो अब हम जो है उन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हमारे जो हैं मैनेजमेंट में हैं, और किन किन लोगों ने वो प्रिंसिपल्स दिए थे। तो सबसे पहले जो पर्सन आते हैं वो है हेनरी फ्यूल। उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए, 14 मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए थे, जो कि अभी तक भी मतलब वो चलते आ रहे हैं एंड दे आर द इम्पोर्टेंट वन। दो दो ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरह के प्रिंसिपल दिए हैं। फर्स्ट वन इज हेनरी फ्यूल। सबसे पहले हम हेनरी फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे एंड उन्होंने जितने भी प्रिंसिपल दिए हैं वो करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इसको अच्छे से कीजिएगा और इसमें से क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। और आफ्टर 12th भी आपका अगर कहीं भी बिजनेस या मैनेजमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आता है तो वहाँ भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो पर्सन है वो है हेनरी फ्यूल। ये बेसिकली इनको मैनेजमेंट थ्योरिस्ट बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी थ्योरीज जो हैं दी हैं। और इनका जो है बेसिकली ये फ्रेंच से बिलोंग करते थे, तो फ्रेंच इनको मैनेजमेंट थ्योरिस्ट बोला जाता है। इनके बारे में और भी डिटेल आपको बुक्स में मिल जाएंगी कि इनका बर्थ कब हुआ, ये सब चीज़ें विच आई डोंट थिंक इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो जो इनके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ आपको बताई हैं। आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए चाहिए तो आप वहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने 1860 में एज ए इंजीनियर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ज्वाइन किया था, एंड फ्रेंच माइनिंग कंपनी थी एक, उसमें उन्होंने ज्वाइन किया था। और 1888 तक दिस इज द जो ज्वाइंट एज ए इंजीनियर जो था वो उन्होंने फ्रेंच माइनिंग कंपनी में किया था 1860 में। और 1888 तक आते आते वो उस कंपनी के एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर तक बन गए थे। तो देखिए कितने टैलेंटेड पर्सन थे, आप देख सकते हैं। फ्योल ने जो है उन्होंने 6 ग्रुप में डिवाइड किया है हर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को। देयर वर 6 ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने जो है एक्टिविटीज को 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया। तो सबसे पहले टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल, बेसिकली ये 6 ग्रुप्स में उन्होंने डिवाइड किया। प्लस इन्होंने ही जो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जो है वो 4 फंक्शन मैनेजमेंट के बताए, आइडेंटिफाई किए। तो टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल, ये सब भी इन्होंने बताया। और जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है उनको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में भी इन्होंने ही डिवाइड किया। मेड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल, मैनेजरियल स्किल। बिल्कुल इन्होंने बोला कि मैनेजरियल स्किल आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम टेक्निकल स्किल। टेक्निकल जो बेसिकली आप कहेंगे कि प्रोडक्शन लेवल पे जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। और मैनेजरियल स्किल बिल्कुल अलग होती है। टेक्निकल के लिए देयर इज अनदर पर्सन जो अलग अलग स्कॉलर है, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उन्होंने टेक्निकल स्किल्स के बारे में ज़्यादा बताया था। तो और उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स जो हैं वो एज अ गाइडलाइंस मैनेजर्स के लिए बनाए थे। तो ये प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे और उन्होंने उस टाइम के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग बनाए थे, जो आज भी इम्प्लीमेंट होते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको हेनरी फ्यूल के बारे में बताया है, बिकॉज 1 मार्कर में क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आपको कंप्लीट नॉलेज टॉपिक की होनी चाहिए। तो हेनरी फ्यूल का हो गया है, इन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ जो है मैनेजमेंट दिए थे। Division of work, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, interest, remuneration, centralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure, initiative and spirit, D crop। क्या है ये सब चीज़ें, इन सभी को, हर प्रिंसिपल को हम डिटेल में करेंगे, क्योंकि आपसे एग्जाम पॉइंट से कोई भी प्रिंसिपल जो है वो पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए इसको रीड आउट करने से पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम इसके बारे में रखते हैं। देखो डिवीजन ऑफ वर्क का नाम से पता लग रहा है कि काम को डिवाइड करना। तो होता क्या है इस प्रिंसिपल में, जितना भी वर्क होता है, कोई भी काम होता है, उसको छोटे छोटे कॉम्पैक्ट पार्ट्स में, कॉम्पैक्ट जॉब्स में डिवाइड कर दिया जाता है और अलग अलग लोगों को वो काम प्रोवाइड किया जाता है। जिससे अलग अलग लोगों को वो काम प्रोवाइड किया जाता है, तो क्या होता है कि जो बहुत बड़ा काम था वो एक ही पर्सन को
अगर देखो, अगर इस तरह से डिवीजन ना हो तो वो क्या होगा, वो जो काम है वो एक ही बंदे को, एक ही पर्सन को करना पड़ेगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अब इससे क्या होगा, इससे ना तो एफिशिएंसी आएगी। अभी अभी देखो, वो एक ही पर्सन है, वो पहले कुछ भी एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे आपने अगर बैंक्स देखे हैं, बैंक में आप जाते हो, सभी ने देखा होगा, कोई भी टाइप का बैंक हो, वहां पे क्या होगा कि अलग अलग काउंटर्स बने होते हैं, अलग अलग कैबिन्स बने होते हैं, राइट। एक कैशियर होता है, वहां पे आप डिपॉजिट एंड विड्रॉ करा सकते हो, और एक कोई लोन के रिगार्डिंग आप अलग काउंटर पे जाओगे, या मतलब जो उसका मैनेजर होता है उनका डिपार्टमेंट अलग होता है। तो होता क्या है कि उन्होंने क्या किया, पूरे वर्क को छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कॉम्पैक्ट जॉब्स में। अब जो कैशियर है, देखो आप अगर देखेंगे तो अभी तो लो चलो ऑटोमेटिक मशीन, अगर आप उनको हाथ से भी काउंट करते देखेंगे तो दे आर वेरी एफिशिएंट इन दैट थिंग। तो वो बहुत फास्टली उस चीज को काउंट करते, तो क्या होता है कि कोई भी पर्सन एक काम को बार 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 रिपीट मोड पे करता रहता है, तो उससे क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। तो डिवीजन ऑफ वर्क का मेन जो है वो भी मोटिव यही है कि वो क्या करते हैं कि आप पूरे काम को छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक पर्सन एक काम को बार बार करता रहेगा, एंड उसके बाद क्या होगा कि बार बार करने से क्या होगा, वो उस काम में एफिशिएंट हो जाएगा। एक और एग्जांपल मैं देती हूँ कि कोई फर्नीचर शॉप है, उसमें क्या होता है कि एक सपोज करो कारपेंटर आपने लगाया, या उस शॉप में जो है फर्नीचर बन रहा है, तो होगा क्या कि एक ही कारपेंटर पहले वो जो है वुड आएगी, लकड़ी आएगी, उसको काटेगा, फिर ठीक है दूसरा जो है उसको प्रॉपर शेप देगा, तीसरा जो है उसको पेंट करेगा, चौथा उसको फिनिशिंग करेगा। इस तरह से 4 स्टेप्स हैं। सपोज कीजिए एक ही पर्सन वो काम करता रहे, तो क्या होगा, उसको बहुत टाइम लग जाएगा। काम वो कर देगा लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अब सेम एज़ आप देखिए कि एक ही पर्सन है, वो लकड़ी काट रहा है, वुड काट रहा है, तो होगा क्या कि वो कटिंग करने में एक्सपर्ट हो जाएगा, जल्दी 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 वो काम कर देगा। आफ्टर दैट सेकंड वन जो है उसको प्रॉपर शेप देगा, किस तरह से उसको जोड़ना है, जो भी है वो काम करेगा। नेल से उसको जो भी है वो, जो भी चीज़ें होंगी, कील लगाएगा या जिस तरह से भी होगा वो करेगा। तो वो उस काम को बार बार करेगा, वो उस चीज़ में उसकी एक्सपर्टीज आ जाएगी। थर्ड इज गोइंग टू पेंट इट, वो पेंट करता रहेगा तो वो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएगा। और फोर्थ जो उसको प्रॉपर फिनिशिंग देगा, या उसमें जो भी चीज़ें लगनी है, डेकोरेटिव चीज़ लगनी है, तो वो चीज़ करेगा। तो इससे होगा क्या कि एक काम बार बार एक पर्सन कर रहा है, इससे वो एफिशिएंट हो रहा है, इससे काम की स्पीड बन रही है और वर्क में एफिशिएंसी आ रही है, बहुत इजीली वो काम हो रहा है। तो डिवीजन ऑफ वर्क का मेन मोटिव यही है आपका। तो देखिए क्या है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क रेफर्स टू डिवाइडिंग द वर्क इनटू कॉम्पैक्ट जॉब, छोटी छोटी जॉब्स में काम को डिवाइड कर देना, एंड एलोकेटिंग दीज कॉम्पैक्ट जॉब्स टू डिफरेंट इंडिविजुअल, और वो जो जॉब्स हैं अलग अलग पर्सन को दे देना कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। उसके बाद है वर्क ऑफ ऑल काइंड मस्ट बी डिवाइडेड एंड एलोकेटेड एज पर कॉम्पिटेंस, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। देखो काम तो देखो ऑब्वियस है कि पर्सन का क्या एक्सपीरियंस है, क्या एक्सपर्टीज है, क्या क्वालिफिकेशन है, उसकी बेसिस पे ही डिवाइड होगा। द इंटेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क फॉर सेम एफर्ट, ज़्यादा अच्छा काम हो और एफर्ट उतने ही लगे, मतलब बहुत आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना करना हो, उसी एफिशिएंसी में आपका वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए। उसके बाद डिवीजन मेक्स टास्क सिंपलर। देखो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सपोज कि जो मैंने आपको जो है फर्नीचर का एग्जांपल दिया, एक ही पर्सन को करना हो, पहले वो लकड़ी को काटेगा, फिर वही पर्सन उसको कील से जो भी है शेप देगा, फिर वही पेंट करेगा, तो क्या होगा, इससे इससे वही है कि उतना एफिशिएंटली और कॉम्प्लेक्स काम हो जाएगा। लेकिन एक पर्सन वुड काट रहा है, एक जो है कील से वो कर रहा है, एक पेंट कर रहा है, तो इससे क्या होगा, काम सिंपल होगा। भाई आपको एक काम यही करना है, रिपीटेटिव मोड पे करना है, जो कि जिससे क्या होगी, स्पीड आ जाएगी, एक्यूरेसी आ जाएगी एंड स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। आप भी कोई भी काम करते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी XYZ कोई भी काम कर रहे हैं आप, तो आपने देखा होगा कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इट विल टेक सम टाइम, या पढ़ाई कर रहे हैं, कोई चैप्टर ही कर रहे हैं, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम आप बार बार उसको रीड करते रहेंगे, तो क्या होगा, आपकी स्पीड हो जाएगी, आपको वो लर्न हो जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगी उस टॉपिक पे। उसके बाद अप्लाइज टू बोथ मैनेजरियल एंड टेक्निकल वर्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट या मैनेजरियल वर्क में भी आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, और आप टेक्निकल में भी, जो ये बताया, जैसे कोई भी फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स काम करते हैं, वो एक काम को बार 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 करते हैं, तो वो टेक्निकल
एक्सपर्टीज आ गई, सेम एज मैनेजरियल जो मैनेजमेंट है वो अलग अलग चीज़ें करती हैं, अलग अलग डिसीजंस लेती हैं, तो उस चीज़ में उनकी एफिशिएंसी आ जाती है। तो होपफुली डिवीजन ऑफ वर्क मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, क्लियर होगा आपको। आगे इसके बारे में देखते हैं। ड्यू टू दिस रीजन बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैव सेपरेट डिपार्टमेंट। इसी वजह से डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से ही जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके सेपरेट डिपार्टमेंट होता है। फाइनेंस का काम फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता है, मार्केटिंग का अलग देखते हैं, प्रोडक्शन का अलग देखते हैं, ह्यूमन रिसोर्स जो है आजकल ह्यूमन कैपिटल इंपॉर्टेंट वो है तो उनका पर्सनल डिपार्टमेंट जो होता है वो अलग देखता है। तो पॉइंट है कि एक डिपार्टमेंट एक टाइप का काम करेगा तो वो उस काम में एफिशिएंट हो जाएगा। ये उनका मोटिव होता है डिवीजन ऑफ वर्क का, और उसी के बेसिस पे ही सारे ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, चाहे वो मैनेजरियल हो चाहे वो टेक्निकल हो। ऑल ऑफ देम आर हेडेड बाय स्पेशलाइज्ड पर्सन। और जो डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे वो स्पेशलाइज्ड पर्सन होता है, CFOs एंड मतलब हर डिपार्टमेंट का CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स। तो इस तरह से जो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट लोग होते हैं वो उनके हेड होते हैं, तो वो अब एक्सपर्ट हैं तो वो उसी के अकॉर्डिंग गाइड करेंगे। तो ये सब जो है डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से ही होता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका क्या होगा? लीड्स स्पेशलाइजेशन, हमें पता है क्योंकि वर्क जो है वो डिवाइड हो गया है और रिपीटेड मोड पे हो रहा है। सिंप्लीफाइज वर्क, काम इजी हो जाएगा। और इंक्रीज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि एक ही काम बार 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 हो रहा है रिपीट। तो बार बार रिपीट होने से क्या होता है? आपकी एफिशिएंसी उस काम में आ जाती है। नेगेटिव इम्पैक्ट इसका क्या होगा? लैक ऑफ ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक है, देखिए अब कारपेंटर को जो ये काम था हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेकिन एक कारपेंटर अब क्या होगा अगर आप काम को डिवाइड कर दोगे तो वो कंप्लीट काम उतना एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा कि आपने एक कारपेंटर को लकड़ी दी उधर से लेके उसको फिनिश वर्क तक बनाने के लिए, तो वो एफिशिएंसी कहीं ना कहीं लैक करेगी क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से वो एक पार्ट ऑफ वर्क में एक्सपर्ट हुए हैं, ओवरऑल एफिशिएंसी नहीं आई है। उसके बाद है वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट ड्यू टू चेंज फ्रॉम वन वर्क टू अनदर। ऑब्वियसली अभी आपको ये काम है, जैसे डिपार्टमेंट वाइज भी है, तो क्या होगा? एक काम से दूसरे काम में जाने तक, अब जो ठीक है आपने काम को डिवाइड कर दिया लेकिन उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने में भी आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। ये मैंने पिक्चर की हेल्प से आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरह से, जैसे ये फर्स्ट जो पिक है इसमें क्या है, रेड कलर में एक पर्सन है, दैट मीन्स ये CEO है कंपनी का। इसने 3 हेड्स बनाए स्पेशलाइज्ड, इनके फर्दर एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, तो क्या होता है किस तरह से डिवाइड किया जाता है वर्क को, ताकि और ओवरऑल कमांड एक ही पर्सन के हाथ में रहती है। ईच वर्कर हैज़ ए स्पेसिफिक टास्क। सेकंड जो है डिवीजन ऑफ लेबर है, उसमें देखो अलग अलग लोग दिखाए हैं, कोई कुछ अलग अलग तरह के काम कर रहा है। एक के पास ब्रीफ केस है, एक के पास जो है कटर सा कुछ है, इस तरह से एक नेल जो है मतलब जो कील है उसको वो कर रहा है। लॉट ऑफ मतलब जितना भी है सारा काम जो है अलग अलग तरह से यहाँ डिवाइड कर दिया है। डिवीजन ऑफ वर्क ही है। ऐसे ही एक पिक में अलग अलग तरह के जो है इन्होंने काम बताए हुए हैं। फार्मिंग है, साइडिंग है, और पेंटिंग, इंस्पेक्शन, शिपिंग, ये सब काम हो रहे हैं। तो बेसिकली डिवीजन ऑफ वर्क में होता भी है कि आप पूरे काम को अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो होपफुली डिवीजन ऑफ वर्क जो फर्स्ट प्रिंसिपल था आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है। आपको समझ नहीं आया तो दोबारा से सुन लीजिएगा। सेकंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए इसको मैं आपको एक बहुत बेसिक से एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल आप घर में सबसे आप 4-5 लोग, 2 या जितने भी लोग हैं आप, तो आप सपोज कीजिए आप 2 भाई बहन हैं, आपके पेरेंट्स कहीं बाहर जाते हैं, राइट? अब अभी मम्मी और पापा आपको कह के गए कि भाई आपका छोटा भाई या बहन है, आपको उसका ध्यान रखना है। आई एम गिविंग यू दिस अथॉरिटी। ठीक है, ये कुछ भी शरारत करे तो आप उसकी पिटाई कर देना या जो भी आप उसको डांट देना, राइट? तो आपको आपके पेरेंट्स अथॉरिटी दे के गए हैं कि कोई भी शरारत करे तो आपको उनको डांट देना है या पिटाई करनी है आपकी। ठीक है, एक्चुअल में मत कर लेना ये, वरना पिटाई हो भी जाएगी मम्मी से। ओके, जोक्स अपार्ट। उसके बाद क्या होगा कि अब देखो ये चीज़ अगर आपकी हो गई है, आपको अथॉरिटी मदर ने दी है, अब उनके जाने के बाद क्या होगा कि आपको अथॉरिटी तो मिली है लेकिन साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आपके छोटे भाई या बहन को कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट? अब अगर उनको कोई चोट लग जाती है, ठीक है,
तो अगर चोट लग जाती है तो मम्मी आके आपसे ही क्वेश्चनिंग करेगी कि मैंने तेरे को अथॉरिटी दी थी, अगर ये शरारत कर रहा था तो आपने उसे रोका क्यों नहीं। तो जैसे ही आपके पास पॉइंट ये है, देखो जैसे ही आपके पास अथॉरिटी आती है आप उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हो जाते हो। अथॉरिटी मीन्स कि आपको कुछ पावर दी गई है, राइट। आपको पावर दी गई है, आपको ये काम करना है, अच्छे से करवाना है, ध्यान रखना है। तो जब आपके साथ पास पावर आ जाती है तो आप उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हो जाते हो। पावर से आप पॉलिटिक्स को भी ज्वाइन यहाँ कर सकते हो, या मतलब एक एग्जांपल ले सकते हो कि हमने जो है क्या किया है, हमने हमारे पीएम को अथॉरिटी दी है, हमने उनको वोट किया है कि ठीक है आपको हम हमारा देश सौंपते हैं, ठीक है। अब देश में कुछ भी सही हो रहा है गलत हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी पीएम को ही या जो गवर्नमेंट है उनको ही ठहराया जाता है। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी साइमल्टेनियस चलती है, गो हैंड इन हैंड। ये नहीं है कि आप किसी भी पर्सन को बिना अथॉरिटी दिए उसे रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हो, ठीक है। ऐसे ही जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपने दे दी तो उसको अथॉरिटी भी देनी ही पड़ेगी। दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए क्या है ये, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इक्वल बैलेंस होना चाहिए इनमें। अगर अथॉरिटी ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कैसे होगी वो बताऊंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम रहेगी। तो देखते हैं, रीड आउट करते हैं। अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर टू सबऑर्डिनेट। अथॉरिटी क्या, एक राइट है सबऑर्डिनेट को क्या देने का, ऑर्डर देने का। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी विच ए सबऑर्डिनेट इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। क्यों परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसको क्या दी गई है, अथॉरिटी दी गई है। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड, साथ साथ चलती हैं। दे आर द टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। Parity between authority and responsibility helps in meeting responsibilities on time and prevent misuse of authority। देखो इन दोनों में बैलेंस रहेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल हो जाएंगी टाइम पे, और अथॉरिटी भी आप फिक्स कर सकते हो यहाँ पे, मिसयूज ना हो अथॉरिटी का, वो भी यहाँ पे हो जाएगी चीज़। अथॉरिटीज ऑफ टू टाइप्स, ऑफिशियल जो कि विच इज़ अथॉरिटी ऑफ कमांड, जो कमांड देगा बंदा, जो आपका सीनियर है वो सबऑर्डिनेट को जो है कमांड देगा, ठीक है। और पर्सनल विच इज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल मैनेजर, वो कि जो है पर्सनल लेवल पे होती है। तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होगा आपको। अथॉरिटीज बोथ फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकती है। देखिए एक एग्जाम्पल ये मैंने पिक के थ्रू आपको शो किया है कि बोथ आर, देखो एक तराजू है, इसमें एक साइड अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो दूसरी साइड आपका क्या आएगा, अथॉरिटी आएगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या है, प्रिवेंट मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। अब देखो क्या होगा अगर रिस्पॉन्स, इससे क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी फिक्स है तो अथॉरिटी का मिसयूज कोई नहीं कर सकता है। हेल्प इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो अब अथॉरिटी की बात होती है तो सीनियर की बात हो रही है क्योंकि अथॉरिटी सीनियर ही देता है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपीरियर की बात हो रही है। जिस बंदे को काम दिया गया है, जिसको आपने अथॉरिटी दी है, आपने कहा एक मैनेजर को कि प्रोडक्शन मैनेजर को कहा कि भाई 15 दिन के अंदर अंदर मुझे 2000 यूनिट बना के दीजिए आप, ठीक है। मैं आपको रिसोर्सेज देता हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, मैं आपको लेबर देता हूँ, आप इंस्ट्रक्ट कीजिए, अथॉरिटी आपको दे दिया है। तो आफ्टर 15 डेज जब मैं वापस जाकर उस प्रोडक्शन मैनेजर से पूछूंगी कि आपका कितना काम हुआ, राइट, वो कंप्लीट करता है तो भी उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, नहीं करता तो भी क्वेश्चनिंग उसी से होगी कि हमने आपको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए थे फिर भी आपने काम क्यों नहीं किया। तो अब वहाँ पे हम उस प्रोडक्शन मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, राइट। तो यही सब चीज़ें हैं, ये आपकी इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है। उसके बाद है नेगेटिव इम्पैक्ट। इफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सीड्स अथॉरिटी देन सबऑर्डिनेट कैन नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटी। अगर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी तो भी वो अपना काम नहीं कर पाएगा। अगर अथॉरिटी ज़्यादा हो जाएगी तो सबऑर्डिनेट उसका मिसयूज़ करेगा। तो हमेशा क्या होना चाहिए, बैलेंस, इक्वल मतलब होना चाहिए। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सही नहीं है अगर आप उसको अथॉरिटी नहीं दे रहे हो, और बहुत ज़्यादा अथॉरिटी भी सही नहीं है क्योंकि उससे मिसयूज हो जाएगा। तो आपको सेकंड प्रिंसिपल यहाँ क्लियर होगा। थर्ड वन इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज अ मतलब आप नॉर्मल लाइफ में भी आप, ये बहुत कॉमन वर्ड है। डिसिप्लिन पर्सन जो है वो हमेशा सक्सेसफुल रहता है, जिसमें डिसिप्लिन नहीं है वो बहुत आगे नहीं जा सकता। टाइम पे उठना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए,
प्रॉपर पढ़ाई करनी चाहिए, सारे काम अच्छे से करने चाहिए। यही डिसिप्लिन है, रूल्स रेगुलेशन है, उनको फॉलो करना है। तो सेम एज इन ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन है उन सभी को टाइम पे फॉलो करो। आपको कोई भी काम मिला है उसको टाइम पे पूरा करो, टाइम से ऑफिस आउट, जो टाइमली जो भी वर्किंग आवर्स आपके फिक्स हैं उसी टाइम पे ऑफिस आइए। आप प्रॉपर एक ऐसा एक इन्वायरमेंट ऐसा है कि वहाँ पे सारे लोग आपस में बात ही करते रहते हैं। एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे सब बात करते रहते हैं, राइट। ना वो काम कर रहे हैं प्रॉपरली ना कुछ और। एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे सब अपने अपने कैबिन्स में है और सब प्रॉपरली काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है जो डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन होंगी वो ही आगे जाती हैं। डिसिप्लिन पर्सन, ये सिर्फ एक बिजनेस की बात नहीं है, ओवरऑल लाइफ में भी हम अगर देखें जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं वो हमेशा ही सक्सीड करते हैं। तो वही है, बेसिक रूल्स रेगुलेशन है जो आपको करने फॉलो करने चाहिए एक सिस्टमेटिक वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो वही है, डिसिप्लिन रेफर्स टू ऑबिडियंस टू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नेसेसरी फॉर सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट है। डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपरवाइजर्स एट ऑल लेवल। देखो डिसिप्लिन हम तो इंडियंस में तो सबसे ज़्यादा है कि हमारे सिर पे डंडा होगा तो ही हम काम करेंगे। ऊपर से ऑर्डर आए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, नॉन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, एज ए स्टूडेंट है। आज भी आप लोग देखिए लॉकडाउन में है, आपको पता है कि अभी स्कूल नहीं खुलने वाले, तो ठीक है हम मस्ती कर रहे हैं, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जब स्कूल खुलेगा तो एकदम से प्रेशर वर्कलोड आएगा, फिर आप लोग इरिटेट भी होंगे। तो अगर हम आज डिसिप्लिन रहें, आज हम हमारा सारा काम प्रॉपर करें, तो आगे उस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन नहीं, हम तो ऐसा करेंगे ही नहीं। खैर छोड़िए इस बात को। तो इसमें क्या है कि सभी लेवल्स पर डिसिप्लिन जो है वो रिक्वायर होता है। ये क्लियर एंड फेयर अग्रीमेंट रिगार्डिंग रूल्स एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। देखो इसमें क्या है कि देखो अभी घर वाला लेवल नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जो लोग डिसिप्लिन नहीं होते उनको पनिश भी किया जाता है। उनको जो भी रिमाइंडर्स दिए जाते हैं वो प्रॉपर काम नहीं किए जाते तो जो भी उनका एक्शन लिया भी जाता है, पेनल्टीज भी होती हैं। डिसिप्लिन इज मस्ट फॉर ऑल द एंटरप्राइजेज एंड फॉर ऑल द लेवल्स। सभी इंटरप्राइजेज के लिए इंपॉर्टेंट है और सभी लेवल्स पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पॉजिटिव इम्पैक्ट, देखो आप डिसिप्लिन्ड है ऑर्गेनाइजेशन तो स्मूथ एंड सिस्टमेटिक फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस होगी। बेटर रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में एक बेटर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगी, एक सिस्टमेटिक वे में एक ऑर्डर में काम होगा। उसके बाद है नेगेटिव इम्पैक्ट, देयर में बी डिसऑबिडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बाय एम्प्लॉयज। ठीक है, आप ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी डिसिप्लिन, देखो क्या होगा कि आप हद से ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट होके अपना कह रहे हो कि भाई डिसिप्लिन में ये है। देखो स्कूल लेवल पे, छोटे लेवल पे बच्चों को आप डिसिप्लिन बनाओ एक अलग चीज़ है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन को में आप अगर कहो कि आप इधर से इधर भी नहीं जा सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते हैं, तो ओवर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी, उनकी एफिशिएंसी को, एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को इम्पैक्ट करेंगी। रिलेशनल बिटवीन मैनेजमेंट एम्प्लॉय मे नॉट बी सो कोऑर्डिनल। देखो ऑब्वियस है कि अभी आपके जो बॉस हैं आपको आ रहे हैं, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, आप इधर से इधर नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, आप इससे बात नहीं कर सकते, तो ओवर डिसिप्लिन्ड और इस तरह के इन्वायरमेंट भी जो है एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को जो है इम्पैक्ट करेगा। तो दोनों बैलेंस्ड होना चाहिए। देखिए अगर हद से ज़्यादा आप पानी भी पिएंगे तो वो भी जो है एक टाइम पे वॉमिट आप कर देंगे। तो हर चीज़ एक बैलेंस वे में अच्छी लगती है। तो देखिए एक पिक्चर बताइए कि देखिए कि एम्प्लॉय है वो भागा भागा रहा है, वो लेट हो गया है, तो अगर आप लेट हो जाओगे तो आपके जो बॉस हैं वो आपकी क्लास लेंगे। बोल दो आजकल तो बायोमेट्रिक्स चला है, लेकिन उधर से भी ऑब्वियसली वो नज़र ही रखते हैं कि आप किस टाइम पे आए हैं। तो वही है, डिसिप्लिन लाइफ इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, बिजनेस एंड नॉन बिजनेस केसेस दोनों में ही। तो ये थे आज के आपके 3 प्रिंसिपल, टोटल 14 है। देखिए गाइज मैं आपको सारे प्रिंसिपल बहुत डिटेल्ड वे में कराने वाली हूँ, और 3 प्रिंसिपल हम 3 4 4 4 का इस तरह से ही हम करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट। पॉइंट इज कि आपको प्रिंसिपल समझ आने चाहिए। अगर आज आपने कॉन्सेप्चुअली इन सब चीज़ों को समझ लिया तो जब आपका जो केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। इसीलिए इन कॉन्सेप्चुअल प्रिंसिपल या इन टॉपिक्स पे मैं इतना टाइम लगा रही हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मस्ट है। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आपको ज़्यादा मेहनत
जो है केस स्टडीज़ पे नहीं करनी होंगी। तो होपफुली जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, एंड डोंट थिंक कि गाइस एग्ज़ाम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये सब जो लॉकडाउन के इसमें है, 1 2 3 मंथ्स जब भी स्कूल खुलेंगे आपके या आप कॉलेजेस जो होंगे, तो आपके सभी एग्ज़ाम्स होंगे, और उस टाइम पे जो वर्कलोड जो प्रेशर आएगा उसको अवॉइड करने का एक ही सॉल्यूशन है, आप आज ही पढ़िए। अगर आप डिसिप्लिन वे में अच्छे वे में आज पढ़ते हैं तो आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स फ्यूचर में हमेशा ही मिलेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही था। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, आगे के प्रिंसिपल हम कराएंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके बाय।